Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum dear students, welcome to our next lecture। आज के लेक्चर में हम बकेट सॉर्ट को देखेंगे कि बकेट सॉर्ट कैसे काम करती है और इसके एल्गोरिथम की टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है। सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। बकेट सॉर्ट इज़ बेस्ड ऑन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट विच इज़ प्रोवाइडेड टू इट। सो हम थोड़ा सा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को देख लें कि वो क्या है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइड्स द इंटरवल, जो भी इंटरवल हो, लेट्स से दैट हमारे पास 0 to 1 है, यानी मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1 इनटू एन इक्वल साइज्ड सब इंटरवल्स। इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हैं कि हमारे पास रेंज ए से रेंज बी तक वैल्यूज़ मौजूद हैं और इनको हमने इक्वल साइज़ के हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। लेट्स से दैट एन हिस्से हमने बनाए हैं, तो हर हिस्सा जो है वो 1/n बनता चला जाएगा। ठीक है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 100 वैल्यूज़ हैं और आपने 10 हिस्से बनाए हैं तो हर हिस्से में 10-10 वैल्यूज़ होंगी और इस तरह से 100 हिस्से उसके पूरे हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा इस बात को जहन में रख लें कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। दैट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैसे वर्कआउट करेंगे कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों को ऐड करके आप n से डिवाइड कर दें तो एक इंटरवल का साइज़ आपके पास निकल आएगा। ठीक है। In bucket sort, inputs are drawn by a random process from a uniform distribution over interval 0 to 1। ठीक है, यानी ये जो 0 से 1 तक आपके पास इंटरवल होगा, इसमें से रैंडमली वैल्यूज़ को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक, एंड हैज़ एन एवरेज केस रनिंग टाइम O ऑफ n। तो हमने इन दोनों चीज़ों को देखना है कि O ऑफ n टाइम इसका कैसे निकलेगा और ये बकेट सॉर्ट काम कैसे करती है। बकेट सॉर्ट डिवाइड्स द इनपुट्स इनटू सब इंटरवल्स, ये हम बात कर चुके। ग्रुप्स नोन एज बकेट्स। ठीक है, तो वो जो ग्रुप्स बनेंगे उनको हम चूँकि बकेट्स कहते हैं तो उसी निस्बत से इसका नाम भी बकेट सॉर्ट ही है। इट सॉर्ट्स द नंबर्स इन ईच बकेट एंड देन प्लेसेस द एलिमेंट्स इन ऑर्डर बकेट बाई बकेट। ठीक है, यानी हर बकेट में मौजूद नंबर्स को इसने सॉर्ट करना है और फिर उन बकेट्स को अरेंज कर देना है। इस तरह से इसकी सॉर्ट मुकम्मल हो जाएगी। नाउ वी लुक एट द प्रोसेस फर्स्ट और फिर हम इसके एल्गोरिथम पे जाएंगे। एज्यूम दैट इनपुट इज एन एलिमेंट अरे ए सच दैट 0 is less than equal to ai, that is less than 1। यानी हमारे पास अरे ए में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो 0 या उसके बराबर और 1 से छोटी रहेंगी। ये हमारे पास एक इंटरवल होगा। ठीक, अगर नहीं होगा तो फिर हमारे पास जो इनपुट होगी उस इनपुट को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। एक और अरे हम क्रिएट करेंगे b, दैट वुड बी 0 to n-1 इज़ एन ऑक्सिलरी अरे ऑफ लिंक लिस्ट। तो इस एल्गोरिथम के अंदर लिंक लिस्ट का इस्तेमाल भी हो रहा है और इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप लोग लिंक लिस्ट पढ़ चुके हैं। द ऑपरेशन ऑफ बकेट सॉर्ट फॉर n बराबर 10, यानी अगर हमने 10 एलिमेंट्स हमारे पास हों और हमने उसके ऊपर बकेट सॉर्ट लगानी हो तो वो कैसे काम करेगा, इस ऑपरेशन को हम ज़रा अंडरस्टैंड करें। द इनपुट अरे ए दैट रेंजेस फ्राम 1 to 10 एंड वी हैव अनदर अरे बी दैट रेंजेस फ्राम 0 to 9, यानी इसमें भी 10 एलिमेंट आ सकते हैं और इसमें भी 10 एलिमेंट आ सकते हैं। ये आप यहाँ पे देख लें कि ए अरे हमारे पास मौजूद है जिसमें एलिमेंट्स मौजूद हैं 0.78, 0.17 एंड सो ऑन अप टू 0.68। और ये एक दूसरी अरे है जिसमें 0 से लेकर 9 तक हमने इंडेक्सिंग करके एलिमेंट्स रखे हुए हैं। वी विल यूज़ अ फार्मूला दिस आई डिवाइडेड बाई 10 टू आई प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10। यानी बकेट आई में जो हमने एलिमेंट प्लेस करने होंगे वो ये फार्मूला इस्तेमाल करके उन वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे और बकेट्स में प्लेस करते चले जाएंगे। यहाँ आप देखें कि आपके पास ये जो है ये एक बकेट है बेसिकली। ठीक, इसी तरह से ये दूसरी बकेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं। ये तीसरी बकेट है जिसमें एक एलिमेंट है। यहाँ पे कोई बकेट नहीं, हम क्या देते हैं कि दिस इज़ अ बकेट विद नल एलिमेंट, दिस इज़ अनदर बकेट विद नल एलिमेंट, इसमें 1 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम एलिमेंट्स को प्लेस करते चले जाएंगे और जब हम इसमें एलिमेंट्स प्लेस कर लेंगे तो फिर हम हर बकेट को सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे।
सॉर्ट कर लेंगे। जब हर बकेट सेपरेटली सॉल्व हो जाएगी, सॉर्ट हो जाएगी, तो फिर आप देखें कि बकेट 1 में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बकेट 2 में मौजूद एलिमेंट से छोटे हैं, और बकेट 2 में जितने एलिमेंट्स हैं वो बकेट 3 से छोटे हैं, सो ऑन। सो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम हर बकेट को सेपरेटली सॉल्व कर लें और उसके बाद जस्ट इन तमाम बकेट्स को कंकैटिनेट कर दें तो हमारे सॉर्टिंग नंबर्स की सही हो जाएगी, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। अब हम जरा एल्गोरिथम को देखते हैं। लेट बी हमारे पास एक अरे है जिसमें 0 से n-1 तक हम एलिमेंट प्लेस कर सकते हैं, अ न्यू अरे, ठीक। और इस एल्गोरिथम को हमने ए अरे जो है ना वो पास की हुई है। n इज़ a डॉट लेंथ, ए में जितने एलिमेंट हैं दैट इज़ n, और फॉर i बराबर है 0 to n-1, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग पॉइंट कि आप b के हर एलिमेंट के ऊपर एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर दें, और उसके बाद फॉर i बराबर है 1 to n यूज़ दिस टेक्निक, इंसर्ट ai, जो एलिमेंट आप उठाएंगे ith एलिमेंट अरे a का, उसको b के इस पोजीशन पे जाके आप सेव करा दें, स्टोर करा दें, ठीक है। इसको हमने यहाँ वर्कआउट किया हुआ था जो मैं आपको बताता हूँ अभी। फिर हमने एक फॉर लूप और लगाना है, ये फॉर लूप लगा के हम हर बकेट को इंसर्शन सॉर्ट लगा के सॉल्व कर देते हैं, ठीक। और फाइनली हम इसको कंकैटिनेट कर लेते हैं तमाम सॉर्टेड बकेट्स को, तो हमारे ओवरऑल जो नंबर्स हैं वो सॉर्ट हो जाएंगे। नाउ यू लुक एट दिस, लेट्स से दैट वी हैव दीज नंबर्स, इन नंबर्स को हमने सॉर्ट करना है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करें, बी एन को ए आई से मल्टीप्लाई करें और उसका फ्लोर फंक्शन उसके ऊपर लगा दें, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगा आप उस एलिमेंट को वहाँ जाके प्लेस करें, ये यही चीज़, ठीक है। और आप देखें इसमें फ्लोर फंक्शन लगा हुआ है, ओके। सो मिसाल के तौर पे 0.78 को हम 10 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि n हमने 10 लिया हुआ है, 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 7.8, तो इसका मतलब ये होगा कि ये 7th बकेट में ये नंबर प्लेस होगा, 7th बकेट में ये वाला नंबर हम प्लेस कर देंगे। तो b में बेसिकली क्या आ जाएगा, b में इस तरह से ये 7 वैल्यू आ जाएगी, तो आप 7 वाली लोकेशन पे जाके a और i को प्लेस कर देंगे, ai को वहाँ पे आप प्लेस कर देंगे। इसी तरह से 0.717 को आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1.7 आता है, और इसको अगर आप फ्लोर लें तो आप प्लस 1 आता है, तो इसका मतलब ये होगा कि b में 1 पोजीशन के ऊपर आप ai को प्लेस कर देंगे। इस तरह हमने सारे एलिमेंट की पोजीशंस निकाली हुई हैं और उनको उन जगहों पे जाके प्लेस किया हुआ है। आपके लिए एक अच्छी एक्सरसाइज होगी कि आप ये वाला फार्मूला लगा के इन तमाम एलिमेंट्स की पोजीशन फाइंड करें और देखें कि क्या वो पोजीशंस इन नंबर्स के मुताबिक आती है, इस फिगर के मुताबिक आती है या नहीं। नाउ यहाँ पे वर्कआउट करके आपको दिखा दिया गया हुआ है वही एक्सरसाइज जो आपको मैंने पिछली स्लाइड पे बताई है कि ये आप करें, तो यहाँ पे ये हुई है। कंसीडर टू एलिमेंट्स ए आई एंड ए जे सच दैट ए आई छोटा है ए जे से या बराबर है। अगर ए आई छोटा या बराबर है ए जे के तो साफ ज़ाहिर है कि एन ए आई भी छोटा होगा या बराबर होगा एन ए जे के, ठीक है। तो ए आई अगर बराबर हो ए जे के, लाइन 7 to 8 पुट्स देम इन द प्रॉपर ऑर्डर, यानी ये जो लूप है ये लूप हर बकेट को सॉर्ट कर देगा सेपरेटली, और फाइनली जो लाइन 9 है ये तमाम बकेट्स को कंकैटिनेट करके तमाम नंबर को सॉर्टेड ऑर्डर में ले आएगी, यानी इन सब को कंकैटिनेट कर लिया जाएगा। आप देख लें कि हर बकेट सॉर्टेड है तो कंकैटिनेट करें, ये नंबर पहले रखें, फिर 0.17 उसके बाद, फिर 0.21 उसके बाद, 0.23 उसके बाद, एंड सो ऑन। द फाइनल आउटपुट वुड बी अ सॉर्टेड अरे। अब हम इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी को देखते हैं। टाइम कम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा ट्रिकी है देखना, तो गौर से मेरे साथ रहिएगा ताकि आपको समझ आता रहे। यहाँ देखें कि ये जो हमारी स्टेटमेंट है, हमने एक अरे डिक्लेयर की है, इसके लिए टाइम कम्प्लेक्सिटी लेट्स से दैट 1। स्टेप 2 के लिए भी हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी 1। यहाँ पर स्टेप 3 के ऊपर लूप चल रहा है एन टाइम, तो इसकी जो है हमने टाइम कम्प्लेक्सिटी n+1 रखी है।
n टाइम ट्रू रहेगा लूप और n प्लस फर्स्ट टाइम फॉल्स हो जाएगा, तो टोटल n प्लस 1 टाइम इसने एग्जीक्यूट होना है इस लाइन में, और इसने n टाइम एग्जीक्यूट होना है, तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी n हमने यहाँ प्लेस कर दी। इसी तरह से इस स्टेटमेंट ने भी n प्लस 1 टाइम चलना है, और ये जो हम प्रोसेस परफॉर्म करें इट टेक्स 2n टाइम। 2n मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है कि 1 टाइम एक दफ़ा इसको कैलकुलेट करने के लिए और फिर एक दफ़ा इसको असाइन करने के लिए। आप फॉर सिंप्लिसिटी आप इसको n टाइम भी कंसीडर कर सकते हो अगर आप इस सारे प्रोसेस को एक ही ऑपरेशन समझते हो, ठीक है, अंडरस्टैंड करते हो, तो फिर आप इसको सिंपल n भी कह सकते हैं। इट्स योर चॉइस, आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। सिमिलरली ये वाली स्टेटमेंट n प्लस 1 टाइम चलेगी। नाउ वी कम ओवर हेयर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो भी बकेट होगी, बकेट को जब हम इंसर्शन सॉर्ट से सॉर्ट करेंगे तो इंसर्शन सॉर्ट का जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है दैट इज़ n स्क्वायर, और चूँकि n बकेट्स हमारे पास हैं तो टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, n मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर। तो हमें ये समझ आ गया। और उसके बाद n बकेट्स हैं, इनको आपस में कंकैटिनेट करने के लिए लेट्स से मैंने n टाइम लिया हुआ है, आप इसको 1 टाइम भी ले सकते हो। अगर आप समझते हैं कि ये सारा एक ही ऑपरेशन एक ही स्टेटमेंट में काम हो सकता है, फिर आप 1 ले लें। एनी हाउ आप n लें या 1 लें, इससे हमारे एनालिसिस के ऊपर कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस लाइन के ऊपर उन तमाम टाइम कम्प्लेक्सिटीज़ को लेके यहाँ तक मैंने ऐड करा दिया है जो कि यहाँ पे लिस्ट की हुई थी, और कुछ नहीं किया, सिंपल उनको लिस्ट कर दिया, उनको ऐड करा दिया है। ओके, ये वाली स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, आपके लिए कंफ्यूजिंग भी होगी कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो इट्स नथिंग डिफ़िकल्ट, ये यही चीज़ लिखी हुई है, आप गौर करें, ठीक है। n स्क्वायर यानी इंसर्शन सॉर्ट की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ n स्क्वायर है, तो हमने O ऑफ n स्क्वायर ले लिया और उसको n टाइम ऐड करा दिया, तो दिस वुड बिकम n इंटू O ऑफ n स्क्वायर, द सेम थिंग। तो कोई नया नहीं है, सिर्फ डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है। ऑन दिस लाइन हमने क्या किया कि कॉन्स्टेंट्स जो थे उनको ऐड करा लिया, वो टर्म जिनमें n था उनको ऐड कर लिया, और वो टर्म जिनमें n स्क्वायर था उनको अलग ले लिया हमने। Now we will go for the worst case running time of this algorithm, ठीक। For that we have, ये टर्म हमने यहाँ लिखी, इसको सिर्फ इस तरह से लिख दिया है मैंने रीअरेंज करके, और अब ये एक नई टर्म मैंने बनाई है जो जिसमें पहली टर्म नई इक्वेशन के अंदर पहली टर्म वही है, दूसरी टर्म को मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया है ताकि इसके बराबर हो जाए, और तीसरी टर्म को मैंने n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि इसके बराबर हो जाए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस इक्वेशन के अंदर मैंने एक्स्ट्रा चीज़ों से कुछ मल्टीप्लाई किया है, तो ये जो वैल्यू यहाँ से जनरेट होगी दैट वुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आवर फंक्शन एफ ऑफ एन, ग्रेटर ही हो जाएगी बेसिकली, ठीक। लेकिन फॉर जनरलाइजेशन हम ग्रेटर और इक्वल दोनों डाल देते हैं। ईच बकेट हैज़ डिफरेंट साइज़, ऑफ कोर्स हम देख चुके हैं कि हर बकेट का साइज़ क्या है, डिफरेंट होगा। किसी बकेट्स में 2 एलिमेंट होंगे, किसी में 4 होंगे, किसी में 5 होंगे, बट फॉर सिंप्लिसिटी वी एज्यूम दैट कि हर बकेट में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं। अब इसी इक्वेशन को यहाँ पे मैंने लिखा है और कुछ नहीं किया, इस प्रोसेस को n लिख दिया हमने, ठीक है, और इसको हमने ये ले लिया, ठीक, 7n स्क्वायर प्लस 5n, और यहाँ पे i इंडेक्स मैंने निकाल दिया है। i इंडेक्स इसलिए निकाल दिया है क्योंकि सारी बकेट्स इक्वल साइज़ की हैं, तो इंडेक्स की फिर कोई एज सच यूज़ नहीं रहेगा, ठीक है। और फाइनली ये हमारे पास ON क्यूब प्लस 12n स्क्वायर बन जाएगा, इसको ऐड करेंगे, और जब हमने एसिम्प्टोटिक नोटेशन निकालनी होगी तो हम ये वाली लोअर ऑर्डर टर्म उसमें से निकाल देंगे, वी विल गेट ओनली दिस हायर ऑर्डर टर्म, ठीक। तो हमारे एल्गोरिथम की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी इन वर्स्ट केस निकलेगी वो ये है, ठीक। तो हमें समझ आ गया कि हमारे इस एल्गोरिथम की टाइम कम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम एवरेज केस को देखते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो एल्गोरिथम होता है वो एवरेज केस के ऊपर चल रहा होता है, बहुत कम टाइम या बहुत कम दफ़ा उसने बेस्ट केस या वर्स्ट केस पे चलना होता है। ईच बकेट साइज में डिफ़र,
वी कंप्यूट ऑन द एवरेज बकेट साइज। ठीक है, तो कैसे देखें, ये वही इक्वेशन है जो पिछली स्लाइड के ऊपर मौजूद थी, उसको हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो हम 5 को डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि लोअर ऑर्डर टर्म है। 7n को हम इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं थीटा n, राइट, और इस जो पार्ट है इस पार्ट को हम एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं। तो ये हमारी एक नई इक्वेशन बन गई जिसके अंदर एसिम्प्टोटिक नोटेशन कुछ ना कुछ इन्वॉल्व हो चुकी है। अब हम इसका निकालते हैं एक्सपेक्टेड रनिंग टाइम। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है एवरेज। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल ऑपरेटर है ये हमने लगाया ई, हमारे एल्गोरिथम की टाइम कम्प्लेक्सिटी का हम एक्सपेक्टेड रनिंग टाइम कम्प्लेक्सिटी निकाल रहे हैं, और इधर भी हमने ई लगा दिया। थीटा फैन मैंने पहले लिख दिया, यहाँ पे बाद में लिखा हुआ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब एक टर्म अगर आपके पास मौजूद है, मिसाल के तौर पे 5 आपके पास एक नंबर है और मैं आपको कहूँ कि 5 का एवरेज निकालो, तो वो 5 ही आएगा। ठीक है, इसी वजह से थीटा एन को हमने बाहर लिख दिया और इसमें से एवरेज ऑपरेटर भी ख़त्म हो गया, क्योंकि थीटा एन का जो एवरेज होगा वो यही आएगा इटसेल्फ। और यहाँ पे ई जो है ये हमने समेशन के अंदर मूव कर दिया यहाँ पे, और निचली लाइन के ऊपर हमने वही स्टेटमेंट लिखी हुई है, लेकिन ई को हम अंदर ले गए क्योंकि ई तो बेसिकली ऑपरेबल है एन के ऊपर, इसलिए हम उस ऑपरेटर को अंदर मूव करके ले गए हैं। नाउ लेट वी डिफाइन सम इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल xij i। ठीक है, aij फॉल इन बकेट i, यानी अगर आपके पास xij एक वेरिएबल होगा, अगर एलिमेंट i जो है वो बकेट j में आ जाए, ठीक है, तो ये इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल जो है ये आपको वैल्यू देगा 1। ठीक, अगर i j के अलावा किसी और में आए तो ये आपको वैल्यू देगा 0। तो ये हम एक इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल बना लेते हैं, इसका ऑपरेशन भी मैंने आपको समझा दिया। नाउ एन आई इज इक्वल टू समेशन j बराबर है 1 to n xij। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इसको हमने कुछ रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको आप गौर से देखिए। ठीक है, और दोनों साइडों को अगर मैं स्केयर ले लूँ, ठीक, तो आई गेट दिस j बराबर है 1 to n, या आप इसको 0 से n-1 तक ले जाएं, एक ही बात है, xij। तो यहाँ पे xij मैंने, ठीक है, ये लिया किसके लिए, दैट इज़ फॉर n i को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, इससे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपके पास ये टर्म आ गई, j बराबर है 1 to n xij। तो n की जगह पे हमने ये लिख दिया, दोनों साइडों का स्केयर ले लिया। अब हम थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे और स्केयर को ओपन करेंगे और देखेंगे क्या आता है हमारे पास रिजल्ट। एन आई स्केयर इज इक्वल टू समेशन j बराबर है 1 to n xij, इसका स्केयर। ठीक है, और चूंकि हम एक्सपेक्टेशन ले रहे थे पहले, तो इधर भी एक्सपेक्टेशन हमने लिख दी और इधर भी एक्सपेक्टेशन लिख दी। और अब जब हमने इसको ओपन किया तो हमारे पास ये टर्म आ गई, वेयर j बराबर है 1 to n एंड k बराबर है n xij xik। ठीक है, इसका स्केयर लेने से हमारे पास ये चीज़ आ गई। ठीक है ना, दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि xij मल्टीप्लाई हो रहा होगा xij से। ठीक है, तो चूँकि हमारे पास यहाँ पे j चेंज हो रहा था, ठीक है, तो पॉसिबल होगा ना, मिसाल के तौर पे मैं ये कह दूँ कि जी x01 जो है वो x01 से भी मल्टीप्लाई होगा, और x01 जो है वो x02 से भी मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह से x01 जो है वो x03 से भी मल्टीप्लाई होगा, एंड सिमिलरली x02 जो है वो x01 से भी मल्टीप्लाई होगा, x02 जो है वो x02 से भी मल्टीप्लाई होगा, x02 जो है वो x03 से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब ज़रा आप गौर करें कि यहाँ पे
ये जो है ये इंडेक्स और ये इंडेक्स सेपरेटली चल रहे हैं, यानी बराबर बराबर नहीं चलते, ठीक है। यानी 0 1 के लिए वैल्यू के लिए दूसरा इंडेक्स पूरा चलता है n तक, ठीक है। अगर मैं इसको पहले इंडेक्स को इसको मैं j से डिनोट करूं, ठीक है, और इसको इधर दूसरे को k से डिनोट करूं, तो मैं लिख सकता हूं इस तरह से, ठीक है। और ये समेशन भी मेरे पास अब 2 लग जाएंगे, ठीक। इस बात को क्लियर कर लें कि आप ये कैसे लिख सकते हैं, एक्स आई जे एक्स आई के, ठीक। समेशन जे भी 1 से n तक जा रहा है और के भी 1 से n तक ही जा रहा है। आप ज़रा पेपर के ऊपर लिख के देख लें तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे काम कर रहे हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ पॉइंट देखने वाली है हमारे पास, वो ये कि ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 2 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास क्रिएट हो रही हैं। एक तो ये है कि अगर मैं यूँ कहूँ एक्स आई जे और एक्स आई के मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 1 पॉसिबिलिटी ये है कि आई जो है सॉरी जे जो है वो के बराबर हो, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एक्स आई जे को अगर हम एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई करें तो जे जो है वो बराबर ना हो के, वो हम देख चुके हैं। यहाँ पे देखें, इस केस में आई और जे बराबर हैं, ठीक। इस केस में भी आई और जे और के बराबर हैं, लेकिन बाकी केसेस के अंदर इसमें जे और के बराबर नहीं है। तो चूंकि ये सारी चीज़ें ऐड हो रही हैं, तो वो टर्म्स जिनमें जे और के बराबर हैं उनको हम साइड पे ले लेते हैं, ठीक है। उसको हमने एक तरफ ले लिया और बाकी को अलग लिख लिया हमने, जिनमें जे और के बराबर नहीं है। सो ब्लू टर्म फॉर के बराबर है जे, एंड येलो टर्म फॉर के नॉट इक्वल टू जे। तो इससे हम इस एक्सप्रेशन पे कैसे आए, ये बात भी आपको अब क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद अब हम इन दोनों टर्म्स को सेपरेटली सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया कि एक्सपेक्टेशन को इस ब्रैकेट के अंदर लेकर गए, तो ये पहली टर्म के ऊपर एक्सपेक्टेशन लग गई और ये दूसरी टर्म के ऊपर एक्सपेक्टेशन हमने लगा दी, और अगली स्लाइड पे जाके हम इसको सॉल्व करते हैं। फिर ये दोनों टर्म्स के ऊपर सेपरेटली हमने एक्सपेक्टेशन लगाई, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन मूव करके अंदर आ गई, यहाँ भी मूव करके हम इसको अंदर लाएंगे। वी इवेल्युएट द 2 समेशन सेपरेटली, इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल एक्स आई जे बराबर है 1 विद प्रोबेबिलिटी 1/n, ठीक है। अगेन हमने चूंकि n बकेट्स बनाई थी, तो हर बकेट की प्रोबेबिलिटी 1/n होगी, ठीक है। और तमाम n बकेट्स की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं अगर हम उनको जमा करें तो दैट मेक्स अप 1, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 ही होती है, ठीक है। यानी अगर आप 1/n प्लस 1/n इस तरह इनको 10 टाइम लिख के जमा करें तो यू विल गेट आंसर 1, ओके। और अगर जो है एक्स आई जे इंडिकेटर रैंडम इज प्रोबेबिलिटी 1/n, ठीक, एंड 0 अदरवाइज, यानी ith एलिमेंट अगर jth बकेट में ना हो तो वो 0 प्रोबेबिलिटी उसको आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें एक्सपेक्टेशन एक्स आई जे स्केयर, इसको हम लिख रहे हैं इस तरह से। हमारे पास एक फार्मूला है, उस फार्मूले को ज़रा देख लें। इसको हम कहते हैं बाइनोमियल फार्मूला या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला। ये हमें क्या बताता है, ये बताता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस रेस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई वाई, 2 ही आउटकम होंगे, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, तो ये दोनों मिलके टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी बनाएंगे 1, ठीक। तो फार्मूला इस लिहाज से ठीक है, और एक्स और वाई हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करें यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 1 इनटू 1, ठीक, ये यहाँ पे देखें, ठीक है। हम चूँकि इसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो ये सॉल्व करने के आगे इसके 2 फर्दर पार्ट्स बनते हैं, तो अभी हम इसका पहला पार्ट बनाया हमने ये वाला, और हम इसके दूसरे पार्ट पे आएंगे 1 माइनस पी ऑफ एक्स, यानी रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई 0
तो ये 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा दैट वुड बिकम 0, 1 जिससे मल्टीप्लाई होगा तो उसको वही चीज़ कर देगा 1/n। तो ये हमारे पास जवाब निकल आया, ठीक है। इसकी एक्सपेक्टेशन हमने फाइंड कर ली। व्हेन k इज नॉट इक्वल टू j, अब हम दूसरी टर्म पे जा रहे हैं। वेरिएबल xij एंड xik आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के, अगर वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हों तो स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास एक रूल है कि हम उन दोनों की सेपरेट प्रोबेबिलिटी फाइंड करके मल्टीप्लाई कर दें। तो इस केस में ये देखिए हमने दोनों को सेपरेट सेपरेट लिख दिया। इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/n है और दूसरे की भी 1/n है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ये आ गई 1/n स्क्वायर। नाउ वी ऐड बोथ टर्म्स, इसको भी और इसको भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1/, ये देखें पहली टर्म समेशन, ठीक है। यहाँ पे समेशन मौजूद था, ये ई अंदर चला गया था, बेसिकली ई को यहाँ होना चाहिए था आपको दिखाने के लिए। समेशन बाहर आ, तो ये बाहर वाला समेशन ये आ गया और अंदर जवाब हमारा निकला था 1/n, ये यहाँ पे ये वाला। तो इस 1/n को हमने यहाँ लिख दिया और उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकला था 1/n स्क्वायर, ठीक है, ये वाला। तो ये हमने समेशंस वैसे लिख के 1/n स्क्वायर लिख दिया। अब ये चूंकि n टाइम ऐड हो रहा है तो हम इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/n को, ठीक है। ये इस टर्म को हम यूं लिख सकते हैं, ठीक है। इसको समझें कि ये ऐसे कैसे लिख सकते हैं। और अब हम इस टर्म को देखें तो यहाँ दो समेशन लगे हुए हैं, ठीक है। पहला समेशन जो है वो j बराबर 1 to n तक जा रहा है, इट्स ओके। दूसरा समेशन जो है k बराबर 1 to n तक तो जाएगा, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा जब k जो है वो j के बराबर होगा। उस केस को तो हमने बाहर निकाल लिया था सेपरेट, लिहाजा ये n-1 तक जाएगा, एक कम रहेगा। और इसकी ये हम प्रोबेबिलिटी ये निकाल चुके हैं 1/n स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। इसको हम सॉल्व करें तो n जो है n से कट गया, वी गॉट 1 हेयर। और ये n जो है इसने इसका एक n काट दिया, 1n-1 से मल्टीप्लाई होगा तो n-1 ही रह जाएगा। सो n-1/n हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ गया। और अब हम इसको फर्दर अगर प्रोसेस करें तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। आप n नीचे प्लेस कर दें, ओके। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, वी गेट n-1/n। तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, n/(n-1/n)। तो n से कट जाएगा, इसका जवाब क्या आ जाएगा 1, जो कि हमने सॉरी यहाँ पे ये 1 प्लेस किया हुआ है, ठीक है। और ये वाला 1 इधर आया हुआ है और ये जो -1/n बचा है हमारे पास, इसको उठा के हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो ये तीनों टर्म्स हमें समझ आ गई। और 1 + 1 ऐड हो जाएंगे तो 2 - 1/n, ये हमारा यहाँ पे रिज़ल्ट निकल आएगा, ठीक। हैंस एक्सपेक्टेशन ऑफ ni स्क्वायर इज़ दिस, ये हमने अभी कैलकुलेट करके देख लिया। अब हम अगली स्लाइड पे जाते हैं। T(n) = θn। अब हम टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी को देख रहे हैं। θn ये हम पहले देख चुके हैं, इसकी हम टाइम कम्प्लेक्सिटी निकाल रहे हैं, ठीक। दैट इज़ गिवन बाय दिस, ये इक्वेशन भी हम पहले ही देख चुके हैं। θn और ni स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी हमने क्या निकाली है, ये। और चूंकि ये n टाइम ऐड हो रहा है तो हम यहाँ पे n से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। θn वैसे रह जाएगा O ऑफ 2n + 1/n या 2n माइनस जी। तो n अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये 2n हो जाएगा और यहाँ पे n आएगा तो n ऊपर आ जाएगा और नीचे n। तो n से कट गया, 2n-1। और इसकी अगर हम एसिम्प्टोटिक वैल्यू फाइंड करें तो वी गेट O ऑफ n। तो ये हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी निकल आती है। ये दो टर्म्स निकली थी, θn और O ऑफ n। सो अपर बाउंड O ऑफ n है, तो ओवरऑल हमारे एल्गोरिथम की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी निकल रही है वो O ऑफ n है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बकेट सॉर्ट जो है वो लीनियर टाइम में हमें सॉर्टिंग करके दे देता है, ठीक है। एवरेज केस इसका, उसका वर्स्ट केस बहुत बुरा था, लेकिन
एवरेज केस बहुत ज़बरदस्त है। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक्स अ लॉट एंड अल्लाह हाफिज़।